हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैराथन हिंदी के व्याकरण का, जिसमें कि आपको 200 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न कराए जाएंगे। और अगर आप ये 200 प्रश्न जो है सॉल्व करके एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको बहुत सारे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। और अभी जो है जैसे ही आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा, जितने भी चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी चैप्टरों का हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं सारे के सारे प्रश्न। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए और जितने भी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन को आप लोग देखिए अच्छे से और उसको याद करिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो सर्वनाम से प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा जो है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से देखें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो दिया है वह अपने आप ही सारा काम कर लेती है। तो इसमें जो है निजवाचक सर्वनाम, देखिए सर्वनाम जो है टोटल आपके 6 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक आपका निजवाचक सर्वनाम है। और निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, देखिए जहाँ पे जो है व्यक्ति जो है अपनी खुद की बात करे या जिन शब्दों में जो है काम करने वाले व्यक्ति के साथ जो है अपनापन प्रकट होता है, उसमें जो है आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। तो आप लोग क्वेश्चन से ही पकड़ लेंगे, यहाँ पे निजवाचक यानी स्वयं की जब बात की जाए वहाँ पे जो है निजवाचक सर्वनाम है। और टोटल जो 6 सर्वनाम है वो कौन से हैं। तो देखिए पहला जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और चौथा संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, और एक जो और बचा हुआ है आपका और निश्चयवाचक सर्वनाम है एक, और एक निजवाचक सर्वनाम। टोटल जो है 6 सर्वनाम होते हैं। और निजवाचक सर्वनाम में जैसे और कोई एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, जैसे कि स्वयं, खुद, अपना, हमारा, ये सभी जो है आपके निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, निम्न विकल्पों में से पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो ये भी सर्वनाम से क्वेश्चन है। तो कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन सी, मैं फुटबॉल खेलता हूं। ये जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से एक होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, तो इसमें जो है वक्ता या जो बात करने वाला व्यक्ति होता है वो जब खुद के लिए प्रयोग करता है वहां पे जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं, हम, ये सभी जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। और मध्यम पुरुषवाचक में जब व्यक्ति या जो बात करने वाला है पर्सन, वो जो है जब किसी दूसरे के बारे में बात करता है, जैसे कि तुम और आप, तो वो जो होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो जब वक्ता या जो व्यक्ति है वो किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करे, जैसे कि ये, वे, ये सभी जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी, जो बालपन है यह जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। वाक्य में आपको संज्ञा बताना है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है पूरे क्रिकेट टीम की बात की जा रही है, यानी समूह की। तो इसमें जो है आपका समूहवाचक संज्ञा है। और संज्ञा जो है टोटल 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक और भाववाचक,
जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। टोटल जो आपके संज्ञा होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है आपसे, संधि से पूछा है, तत् प्लस अर्थ बराबर तदर्थ। इसमें जो आपको बताना है कौन सी संधि हुई है तदर्थ में, तो इसमें जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसमें जो है व्यंजन संधि है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए और ओ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आय औ और आव हो तो वहां कौन सी संधि होगी? दीर्घ, यड़, वृद्धि या अयादि। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी, इसमें जो है अयादि संधि होगी। जैसे कि उदाहरण एक ले लेते हैं हम लोग, 9 प्लस इक, इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे 9 प्लस इक, ये क्या होगा? तो ये होगा नाविक, यानी ओ प्लस ई मिलके क्या हो जाएगा? आपका आ हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर का प्रश्न है, जलौध शब्द का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें जो राइट आंसर है ये है जो ऑप्शन सी में दिया है आपका, जल प्लस ओध, ये जो है आपका राइट आंसर है। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें जो है आपका वृद्धि संधि है। देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर का प्रश्न है, ग्राम प्लस उत्थान, इसके योग में कौन सी संधि होगी? दीर्घ, गुण, वृद्धि या फिर यड़। तो इसमें जो संधि होगी वो होगी ऑप्शन बी, गुण संधि। जब ग्राम प्लस उत्थान इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? तो ये मिलके बन जाएगा आपका ग्रामोत्थान। तो देखिए जहां भी आपको ए और ओ की मात्रा दिखे वहां पे जो है आपका गुण संधि होता है, तो इससे आप लोग पहचान कर लेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्न विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, गुस्सा, वर्ग, भूमि या पहाड़। तो देखिए आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो इसका सबसे अच्छा जो तरीका है आप लोग जो है एक वाक्य बनाएं। जैसे यहाँ पे जो दिया है आपका गुस्सा, तो गुस्सा क्या होता है? गुस्सा आता है ना कि आती है। तो ऐसे आप लोग जब बनाएंगे वाक्य तो आपको जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो है आपको कंफर्म हो जाएगा। तो इसमें जो स्त्रीलिंग पूछा है तो देखिए ऑप्शन सी में जो दिया है भूमि, तो भूमि जो है अच्छी होती है ना कि अच्छा होता है, तो ऐसे आप लोग पहचान कर लेंगे। देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आपको शुद्ध शब्द बताना है, किसकी वर्तनी जो है शुद्ध है। तो इसमें जो ऑप्शन डी दिया है प्रकृति, यह जो है राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित विकल्पों में प्रतिकूल का पर्यायवाची है। तो आपको प्रतिकूल का पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द बताना है। तो इसका जो राइट आंसर ये है ऑप्शन सी में जो दिया है विपरीत, यह जो है प्रतिकूल का पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द है। 12 नंबर का प्रश्न, दिए गए विकल्पों में जीवन शब्द का विलोम बताइए। तो आपको विलोम बताना है जीवन का, तो आसान क्वेश्चन है, इसका होगा विलोम जो उल्टा शब्द होगा वो होगा मरण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर का प्रश्न है। देखिए ये जो है आपके एक पैसेज दिया गया है, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। पैसेज जो है वो छूट गया है, लेकिन आपको देखिए इन्हीं में से बताना है उस पैसेज का क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पर्यावरण प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न विकल्पों में त प्रत्यय से बना शब्द है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है शब्द त प्रत्यय से बना है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी रंगत। इसमें जो है त प्रत्यय लगा हुआ है, जब इसका हम लोग विच्छेद करेंगे तो ये होगा रंग जो है इसका मूल शब्द है और त जो है ये प्रत्यय लगा है और ये मिलके हो गया है रंगत। प्रत्यय कहते किसे हैं? तो प्रत्यय देखिए, प्रत्यय हम लोग
उसे कहते हैं जो भी किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में जो है परिवर्तन कर देता है। जैसे यहाँ पे जो रंग एक शब्द था और इसमें जो है त जुड़ गया तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। पहले ये रंग था और ये जुड़ के जो हो गया रंगत, तो ये होता है प्रत्यय। और ऐसे ही तिहरा में जो है हरा प्रत्यय लगा है, जैसे ती प्लस हरा। जब आप लोग विच्छेद करेंगे तो आपको जो है प्रत्यय मिल जाएगा। ऐसे ही मधुरता, इसमें जो है मधुर जो है मूल शब्द है और इसमें जो है ता जुड़ के इसके अर्थ में जो है परिवर्तन कर देता है और ये हो जाता है मधुरता। तो आपको उम्मीद है आपको प्रत्यय समझ में आ गई होगी कि क्या होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 है, इला प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो अभी मैंने ऊपर आप लोगों को प्रत्यय बताया, तो आप लोग गेस करिए क्या राइट आंसर होगा। तो आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है जहरीला। इसमें जो जहर है वो मूल शब्द है और इसमें जो है इला प्रत्यय जुड़ के इसके अर्थ में जो है वो परिवर्तन कर दिया है, ये हो गया है जहरीला। ऐसे ही खेती में जो है खेत मूल शब्द है और इसमें जो है ई प्रत्यय जुड़ गया है और ये हो गया है खेती। ऐसे ही ठकुराई दिया है तो इसमें जो है ठाकुर मूल शब्द है और इसमें जो है आपका आई प्रत्यय जुड़ा है तो ये हो गया है ठकुराई। और ऐसे ही झगड़ेल दिया है तो इसमें झगड़ा जो है मूल शब्द है, झगड़ा मूल शब्द है, इसमें जो है एल प्रत्यय जुड़ गया है और इसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया है और ये हो गया है झगड़ेल। देखते हैं अगला प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न है, एरा प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है लुटेरा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न विकल्पों में उपसर्ग से बना शब्द है। अब उपसर्ग की बात आ गई तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए उपसर्ग जो होते हैं किसी भी शब्द के वो शुरुआत में जुड़ के जो है उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि देखिए उपसर्ग से बना शब्द हमसे पूछा है, तो देखिए सबसे पहले देखिए यह मान जो है मूल शब्द है और इसमें जो है आपका शुरुआत में जो है उप ये जुड़ गया है और ये बन गया है उपमान। तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया, पहले ये मान था और अब ये हो गया उपमान। तो यहाँ पे जो है उपसर्ग लगा हुआ है उपमान। तो उपसर्ग भी आप लोग समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अभिज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो आप लोग सबसे पहले मूल शब्द छाटिए। इसमें मूल शब्द क्या है, तो इसमें ज्ञान जो है मूल शब्द है और इसमें कौन सा उपसर्ग जो है शुरुआत में जुड़ता है, तो कौन सा इसमें जो है उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन में देखिए इसमें जो है आपका अभी उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो गया अभी। उपसर्ग प्रत्यय आप लोग समझ गए होंगे शायद, अगर नहीं समझे होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंदर शब्द का उचित विलोम शब्द बताइए। तो आसान क्वेश्चन है, आपको उल्टा बताना है, तो ये हो जाएगा बाहर। देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, आपको इसका भी विलोम बताना है कि निम्न विकल्पों में से जो है कौन सा जो विकल्प है वो सही रूप से विलोम शब्दों को प्रकट कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जो ऑप्शन बी दिया है हलाहल और अमृत, ये जो है सही रूप से सुमेलित है। यानी हलाहल जो दिया है इसका विलोम जो होता है अमृत होता है। हलाहल का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है गरल विष जहर, इसका अर्थ होता है। अमृत का क्या होता है, इसका अपोजिट जो है अमृत है, इसका अर्थ होता है सुधा पीयूष अमीय, ये सभी जो है अमृत के अर्थ हैं। अब ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं हम लोग, सौम्य दिया है, तो सौम्य का जो विलोम होता है वो शीतल नहीं होता है, सौम्य का जो विलोम होता है वो उग्र होता है। ऑप्शन सी में प्रकाश दिया है, प्रकाश उजाला, ये तो दोनों पर्यायवाची हो गए, विलोम नहीं है। प्रकाश का जो विलोम होगा वो होगा अंधेरा या अंधकार। ऐसे ही यहाँ पे संघर्ष दिया है, तो संघर्ष का जो विलोम टकराव नहीं होगा, इसका संघर्ष का हो जाएगा आपका मेल, इसका विलोम हो जाएगा। देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न। 21 नंबर का प्रश्न है,
मेहनत करने वालों की उन्नति होती है। इस वाक्य के रेखांकित शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है वो है उन्नति। यहाँ पे उन्नति का आपको बताना है। ये विपरीतार्थक यानी विलोम क्या होगा? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अवनति। उन्नति माने क्या होता है? विकास या प्रगति। तो इसका विलोम क्या हो जाता है? अवनति। यानी जो पतन होता है, ह्रास होता है, ये इसका अवनति का मतलब होता है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी दिलचस्पी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हठ धर्मिता, ये जो है शुद्ध वर्तनी है। बाकी जो ऑप्शन बी में दिया है दुशाला, ये गलत है। इसमें दू में जो है छोटा ऊ का मात्रा लगेगा। यहाँ पे संस्कार गलत दिया है, संस्कार आपका ऐसे लिखा जाएगा, इसमें आधा सा होगा, ये होता है आपका संस्कार। यहाँ पे प्रतिपादन दिया है, ये गलत है। यहाँ पे तो पे जो है छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो ये हो जाएगा प्रतिपादन। देखते हैं अगला प्रश्न। 24 नंबर का प्रश्न है, गुलशन में सुंदर फूल खिले हैं, रेखांकित पद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रेखांकित शब्द इसमें कौन सा है? तो रेखांकित शब्द है गुलशन। यहाँ पे आपको बताना है जो गुलशन शब्द का इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसमें जो पर्यायवाची नहीं है वो है ऑप्शन बी, धवल जो है गुलशन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी आपका बगीचा, उपवन, वाटिया, ये तीनों जो है गुलशन के पर्यायवाची शब्द हैं। धवल जो है एक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए धवल जो है आपका ये उजाला से संबंधित है, इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा ये होगा उजाला। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25 है, निरंकुश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो निरंकुश का अर्थ क्या होता है? तो निरंकुश का जो अर्थ होता है वो होता है आपका, आप लोग आवारा कह लीजिए, उदंड कह लीजिए, उच्च श्रृंखल, ये तीनों जो है निरंकुश के पर्यायवाची शब्द हैं। और जो आपके ऑप्शन डी में दिया है प्रचंड, इसका राइट आंसर है। ये जो है निरंकुश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका संबंध जो है उग्रता से होता है, प्रचंड यानी उग्रता। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से निम्न में से चैतन्य का पर्यायवाची शब्द है। तो कौन सा जो शब्द है वो चैतन्य का पर्यायवाची है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जीव। क्वेश्चन नंबर 27 है, आंख दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है क्रोध से देखना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। यानी आपको जो रीति दिया है इसका बताना है बहुवचन क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी में जो दिया है रीतियां, ये जो है इसका सही बहुवचन होगा। बाकी ये तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन जो बी दिया है ग्वाला, ये जो है पुल्लिंग है। इसका जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है ग्वालिन। ग्वालिन जो है इसका स्त्रीलिंग होता है और ग्वाला जो है पुल्लिंग है। बाकी जो सतलुज दिया है तो ये नदी है, तो नदी जो है वो आपके स्त्रीलिंग में आती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 30 है, सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो कौन सा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उल्लू। जो ऑप्शन बी में दिया है बकरी, ये जो है स्त्रीलिंग है। जब आप लोग वाक्य प्रयोग करेंगे जैसे कि बकरी घास चरती है, गाय घास चरती है या गाय घास खाती है, ऐसे आप लोग जब वाक्य बनाएंगे तो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, जू और लज्जा उदाहरण है। तो ये भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये उदाहरण है स्त्रीलिंग के, जैसे कि बालों में जू लग गई हैं, ना कि लग गया है। तो ऐसे आप लोग जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अष्टादश शब्द का तद्भव क्या होगा?
तो आपको अष्टादश का तद्भव बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी 18। और तद्भव शब्द हम लोग किन्हें कहते हैं? तो तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और उनके जो है रूप जो है बदल गए हैं, तो उन्हें हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न। 33 नंबर का प्रश्न है, अज्ञानी का तद्भव रूप क्या है? तो इसका जो तद्भव रूप है ये है, ये अज्ञानी जो है तत्सम है और इसका तद्भव रूप पूछा है, तो इसका तद्भव रूप है अनजान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो है जो ऑप्शन सी में दिया है अमृत, ये जो है तत्सम शब्द है। कि ऑप्शन ए देख लेते हैं हम लोग, अंधा, ये जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है अंध। अंध जो है इसका तत्सम होता है। आधा दिया है, ये भी तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो होता है अर्ध। आंसू दिया है, इसका जो तत्सम होता है ये होता है अश्रु। तो इसमें केवल एक ही जो है आपका तत्सम शब्द था, वो था अमृत। क्वेश्चन नंबर 35 है, महांतर शब्द विशेषण की अवस्था का बोधक है। यानी महांतर शब्द जो है वो कौन से विशेषण की अवस्था का बोधक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तरावस्था। तो विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जो सबसे पहली अवस्था है मूलावस्था, जो कि मूल रूप से जो शब्द होते हैं वो जैसे कि महान, तो महान से जो उत्तरावस्था में बनेगा वो होगा आपका महानतर हो जाएगा और उत्तमावस्था में ये बन जाएगा महानतम। तो ऐसे आप लोग जो है बना सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्या मैं यह पुस्तक खरीद लूं? यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है सार्वनामिक विशेषण का। क्वेश्चन नंबर 37 है, श्याम बहुत तेज बोलता है। वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें जो है अकर्मक क्रिया है। क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो देखिए इसका एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। आप लोग जब भी कोई क्रिया दे और आपसे पूछ ले कि सकर्मक है या अकर्मक, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि उसका जो है क्या से क्वेश्चन कीजिए। जो आपका कर्ता दिया है, कर्ता को रख लीजिए और क्या क्वेश्चन कीजिए। जैसे कि यहां पे दिया है श्याम बोलता है, तो क्या बोलता है? तो कोई पता नहीं है इसका, तो इसमें अकर्मक क्रिया होगा। और ऐसे ही अगर एक उदाहरण हम लोग सकर्मक का ले लेते हैं, जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे मोहन को आप लोग ले लीजिए, ये करता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। और क्या से क्वेश्चन कीजिए कि मोहन क्या पढ़ता है? तो क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो ऐसे आप लोग जो है सकर्मक और अकर्मक में पहचान कर लेंगे। सकर्मक जहां पे जो है सीधा जो क्रिया का सीधा प्रभाव जो है वो कर्म पे पड़ता है, और अकर्मक में जो है वो जो है क्रिया का सीधा प्रभाव जो है वो कर्म पे ना पड़ के सीधे कर्ता पे पड़ता है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 38 है, सीता खाना खाकर खेलने गई। वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, संयुक्त या फिर सामान्य क्रिया? तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 38 में जो पूर्वकालिक क्रिया, जब एक काम समाप्त करके दूसरा काम शुरू किया जाए तो वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे कि सीता खाना खाकर, ये एक काम हो गया, फिर खाना खाकर क्या करी? खेलने गई। तो ये जब एक काम खत्म होता है दूसरा काम शुरू होता है। जैसे कि बच्चा जो है क्रिकेट खेल के फुटबॉल खेलने गया, तो ऐसे जब आप लोगों को उदाहरण दिए गए हों, जब एक काम खत्म करके दूसरा काम स्टार्ट हो कि मोहन ने नहाकर भोजन किया, तो ऐसे जब आप लोगों को वाक्य दिखे वहां पे जो है पूर्वकालिक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, छी छी इतनी गंदगी में कौन सा अव्यय होगा? तो इसमें जो अव्यय होगा वो होगा ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन नंबर 40 है, निधड़क में समास है, तो इसका राइट आंसर है
इसमें अव्ययीभाव समास है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए पंकज दत्तधन। क्वेश्चन नंबर 42 है, रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, यह किस वाच्य का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है ऑप्शन ए कर्तृवाच्य। वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आपको वाक्य अशुद्धि से प्रश्न दिया गया है, इसको बताइए आप लोग। तो इसमें जो राइट आंसर है, जो ऑप्शन सी में दिया है, मैं उपेक्षा करता हूं कि तुम यह काम कर लोगे, तो ये जो गलत दिया है, बाकी ये तीनों सही हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो उपेक्षा दिया है ये जो है गलत है, और इसमें जो है शब्द प्रयोग की अशुद्धि की गई है। यहाँ पे उपेक्षा के स्थान पे अपेक्षा होता तो ये भी सही होता। देखते हैं 44 नंबर का प्रश्न। 44 नंबर का प्रश्न है, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कटक कंटक के अर्थ हैं। तो कटक और कंटक के आपको अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कटक का अर्थ होता है वो होता है आपका सेना, सेना का समूह, और जो कंटक का अर्थ होता है ये होता है कांटा। देखते हैं अगला प्रश्न। 45 नंबर का प्रश्न है, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द प्रधान प्रदान के अर्थ हैं। तो इसके अर्थ हैं, जो प्रधान के अर्थ हो गया मुख्य, और प्रदान का अर्थ हो गया देना। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा वर्ड महाप्राण है? तो महाप्राण जो प्रत्येक वर्ग होते हैं, टोटल 5 वर्ग हैं, और हर वर्ग के जो है दूसरे और चौथे जो वर्ड हैं ये महाप्राण होते हैं। तो इस ऑप्शन में आप लोग बताइए कौन सा जो वर्ड है वो महाप्राण है। तो इसमें जो ख दिया है ये जो है महाप्राण है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है? तो अघोष वर्ड हर वर्ग के जो है पहले और दूसरे जो वर्ड होते हैं वो अघोष होते हैं, और सघोष जो होते हैं हर वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें जो वर्ड होते हैं वो जो है सघोष होते हैं। तो इसमें से कौन सा वर्ड जो है अघोष है? तो इसमें जो पद दिया है यह जो है आपका अघोष वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 48 है, लोग कसरत के शौकीन हैं, यह वाक्य का कौन सा भेद है? तो ये जो भेद है सरल वाक्य। वाक्य जो है टोटल 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्यवसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है? तो क्या कार्य करता है? इसका राइट आंसर है अस्थायी प्रलेखा। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है? तो ये करता है ऑप्शन ए दाईं ओर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से मुक्त का सही विलोम है। तो मुक्त का सही विलोम क्या है? तो ये है बद्ध। ऑप्शन बी में मंद दिया है तो इसका विलोम हो जाता है मंद का तेज हो जाता है। ऑप्शन सी में रिक्त दिया है, इसका विलोम हो जाता है पूर्ण। डी में दोष दिया है तो इसका विलोम हो जाता है गुण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आकाश का पर्यायवाची है। तो आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए में जो व्योम दिया है ये आकाश का पर्यायवाची है। आकाश के और पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? नभ, अंबर, व्योम, गगन, शून्य, ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर है इसमें जो है आहट प्रत्यय लगा है। तो प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश हैं जो भी किसी मूल शब्द के अंत में लग जाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मूल शब्द है घबराना और इसमें जो आहट प्रत्यय लग गया है तो इसका जो मूल शब्द है वो परिवर्तित होकर हो गया है घबराहट। और प्रत्यय जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तदित प्रत्यय। कृत और तदित 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो किसी क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं। जैसे कि एक क्रिया आपका हो गया लिखना, इसमें जब आवट प्रत्यय लगता है तो ये हो जाता है लिखावट। तो जब भी कोई क्रिया या धातु के अंत में जब कोई प्रत्यय लगता है तो वो होता है आपका कृत प्रत्यय, और तदित प्रत्यय
तद्धित प्रत्यय जो होता है वो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं। जैसे कि एक अपना एक शब्द है और इससे जो बन जाएगा तद्धित प्रत्यय वो बन जाएगा अपनापन। अपनापन ये भाववाचक संज्ञा से तद्धित प्रत्यय बन गया है, तो ऐसे आप लोग पहचान जाएंगे। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है प्रत्युपकार में उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो भी किसी मूल शब्द के शुरुआत में लग के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे मूल शब्द जो है वो उपकार है और इसमें जो उपसर्ग लग गया है वो प्रति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये प्रति प्लस उपकार से मिलके हो गया है प्रत्युपकार। देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है निम्न में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है। तो अभी उपसर्ग आप लोग जाने कि क्या होते हैं। तो जय में कौन सा हम लोग उपसर्ग लगाएंगे कि इसका अर्थ जो है विपरीत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है जब हम लोग परा उपसर्ग लगाएंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा पराजय। तो जय का विपरीत हो जाएगा ये पराजय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हिमाच्छादित समासिक पद में कौन सा समास है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी करण तत्पुरुष समास है। इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो वो हो जाएगा हिम से आच्छादित। हिम से आच्छादित। तो जहां भी आपको से मिल जाए वहां पे करण तत्पुरुष होता है। और से जो है आपका अपदान तत्पुरुष में भी होता है, लेकिन वहां पे अलगाव की स्थिति में जो से लगता है और यहाँ पे जो है किसी जब साधन का प्रयोग किया जाता है वहां पे जो है से लगता है। जैसे कि अगर कोई आप किसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने चाकू से फल काटा, तो चाकू एक साधन है और इससे आपने क्या किया फल को काटा। तो ऐसे आप लोग पहचान जाएंगे कि किसमें करण तत्पुरुष समास है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और बाकी भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। कर्म तत्पुरुष दिया है। कर्म तत्पुरुष का चिन्ह होता है को। इसका चिन्ह होता है को। जैसे कि एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि विदेश गमन हो गया, तो इसका जब हम लोग विच्छेद करेंगे तो वो हो जाएगा विदेश को गमन। संप्रदान तत्पुरुष का होता है चिन्ह के लिए। इसका एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि रसोई घर, तो ये हो जाएगा रसोई के लिए घर। जब आप लोग विच्छेद करेंगे तो आप लोग पहचान जाएंगे कि किसमें कौन सा समास है, कर्म है, करण है या तत्पुरुष है। कौन सा मतलब तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर डी में दिया है अपदान तत्पुरुष। तो ये जो प्रयोग होता है वो अलगाव की स्थिति में, जैसे कि पेड़ से बंदर कूदा, बच्चे स्कूल से घर गए। तो ऐसे जब अलगाव की स्थिति होगी तो वहां पे जो है अपदान तत्पुरुष प्रयोग होगा। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। क्वेश्चन नंबर 7 है जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है। तो कौन सा ऐसा समास है जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द्वंद्व समास। इसमें जो है दोनों पदों की प्रधानता होती है। ऑप्शन ए में तत्पुरुष समास दिया है, तो इसमें जो है उत्तर पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास के प्रमुख उदाहरण जैसे हो गए विद्यालय, ऋण मुक्त, ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास का अगर आपको पहचान करना है तो उसका आप लोग विग्रह कीजिए और जहां भी आपको कारक चिन्ह मिल जाए वहां पे समझिए तत्पुरुष समास है। और द्विगु समास में क्या होता है, तो इसमें पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। जो पहला पद होता है वो जो है संख्यावाची होता है। जैसे आप लोग उदाहरण में ले लीजिए, त्रिरत्न हो गए, त्रिभुज हो गए, चतुर्भुज, ये सभी जो है द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। तो अव्ययी भाव समास में जो है पहला पद प्रधान होता है और इसके उदाहरण में हो जाएगा यथाशीघ्र, यथासंभव, आजन्म, ये सभी जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न है निम्न में से अव्ययी भाव समास कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन डी में जो भरपेट दिया है इसका राइट आंसर है भरपेट। जैसे आपको दिनों दिन मिल जाए, रातों रात मिल जाए, इन सभी में जो है अव्ययीभाव समास होता है। बाकी ऑप्शन ए में जो दिया है विद्यालय, तो इसमें जो है आपका तत्पुरुष समास है। जैसे कि जब हम लोग विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा विद्या के लिए आलय। तो जहां भी आपको कारक चिन्ह मिले वहां पे तत्पुरुष समास होता है। विद्या के लिए आलय यानी विद्यालय। ऑप्शन बी में मन माना दिया है, तो इसमें जो है आपका कौन सा समास है? तो इसमें देखिए विद्यालय में तत्पुरुष समास है, और अगर तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास है? तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है। और यहाँ मन माना दिया है, तो मन माना यानी कि इसका जब विग्रह करेंगे तो वो हो जाएगा मन से माना। और इसमें भी जो है आपका तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसमें जो है करण तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी में क्या दिया है? कनफटा, तो इसमें जो है बहुब्रीहि समास है। देखते हैं 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न पूछा गया है आपसे, जब उपमेय और उपमान में रूप गुण आदि के बीच समानता का प्रतिपादन हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो इसका राइट आंसर है, ये है उपमा अलंकार। इसका राइट आंसर है कि ऑप्शन ए में जब आपको यमक अलंकार पूछे तो इसका पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए जब एक ही शब्द कई बार आए और हर बार जो है उस शब्द का अर्थ जो है वो अलग अलग निकले, जैसे कि उदाहरण में ले लीजिए काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। दोनों यहाँ पे जो घटा है दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है। ये काली घटा है और घमंड घटा यानी कि कम हुआ, तो ऐसे आप लोग पहचान जाएंगे। बाकी ऑप्शन सी में जो रूपक दिया है, तो रूपक जो होता है जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, जैसे पायोजी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसका जो है यहाँ पे जो है राम और रतन को ही धन के समान मान लिया गया है। तो रूपक में क्या होता है? उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। ऑप्शन डी में अतिशयोक्ति दिया है। तो इसमें जो है जब किसी भी वस्तु का हम लोग बहुत बढ़ा चढ़ाकर जब वर्णन करते हैं, जैसे कि आप लोगों को रियल लाइफ का एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। जैसे कि एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। तो देखिए यहाँ पे कितना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है किसी भी वस्तु का। तो ऐसे जब आप लोगों को एग्जाम्पल दिया जाए तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है उत्तरायण शब्द का सही विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर वो है जो ऑप्शन उत्तर प्लस अयन दिया है ऑप्शन बी में, तो इसका राइट आंसर है। और इसमें जो है आपका दीर्घ स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 11, ये 2 बार टाइप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो आपको बताना है कौन सा इसमें से व्यंजन संधि है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जगन्नाथ। जब इसका विच्छेद करेंगे हम लोग तो वो होगा जगत प्लस नाथ। ऑप्शन ए में हम लोग देख लेते हैं, नाविक दिया है। तो इसमें जो है आपका आयादी संधि है, जैसे इसका विच्छेद करेंगे हम लोग 9 प्लस इक से मिलके ये बन जाएगा नाविक, और इसमें आयादी संधि है। ऑप्शन सी में हम लोग जान गए कि इसमें व्यंजन संधि है। ऑप्शन बी में जो परोपकार दिया है, तो इसका जब हम लोग विच्छेद करेंगे पर प्लस उपकार, और इसमें जो है आपका गुण स्वर संधि है, तो ये मिलके हो जाएगा परोपकार। ऑप्शन डी में दिया है सदैव, तो इसका जब हम लोग विच्छेद करेंगे सदा प्लस एव से मिलके बन जाएगा सदैव, और इसमें जो है वृद्धि स्वर संधि है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जुगुप्सा। ये जो है संचारी भाव नहीं है, ये जो है विभत्स रस का जो है अस्थाई भाव होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है?
तो तद्भव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो लिखा है भीतर, ये जो है तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए में भिक्षा दिया है, तो भिक्षा ये एक जो है तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव होता है वो होता है भीख। ऑप्शन सी में वेश दिया है, तो इसका जो होता है वो होता है वेश, इसका तद्भव होता है। ऑप्शन डी में जो वचन दिया है, इसका तद्भव होता है वचन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा गणेश का पर्यायवाची इनमें से नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो पुरंदर दिया है, ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है, यह जो है इंद्र का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, निम्न में वचन की दृष्टि से गलत युग्म है। तो कौन सा जो है इनमें वचन की दृष्टि से गलत है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है जो ऑप्शन ए में माता का माते, ये गलत है, और यही जो हमको बताना था कौन सा गलत युग्म है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। माता का माते नहीं होता है, माता का होता है माताएं। बाकी बी, सी और डी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करने की सबसे अच्छी एक विधि है, वो है कि आप लोग शब्द प्रयोग, वाक्य प्रयोग करेंगे। जैसे कि इसमें पुल्लिंग शब्द पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आवास। आवास क्या होता है? आवास बनाया जाता है, ना कि बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। बाकी ऑप्शन ए में संधि होता है, तो संधि जो है होती है, कोई संधि होती है, ना कि होता है। ऐसे ही संपत्ति, आपकी संपत्ति कितनी है, तो ये स्त्रीलिंग है, संधि भी स्त्रीलिंग है। बाकी समिति दिया है, जैसे कि समिति गठित की गई, ना कि किया गया। तो ऐसे आप लोग पहचान कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो इसका राइट आंसर वहां होता है भ्रांतिमान अलंकार। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरिगीत का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें होती हैं 28 मात्राएं। देखिए, चौपाई में होता है 16 मात्रा, रोला में होता है 24 मात्रा, गीतिका में होता है 26 मात्रा, और हरिगीतिका में जो है वो 28। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से अवतरण चिन्ह कौन सा है? तो अवतरण चिन्ह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एकहरा अवतरण चिन्ह, एक होता है दोहरा अवतरण चिन्ह। एकहरा अवतरण चिन्ह जो होता है वो ऐसे होता है, और दोहरा यहाँ पे ये दिया गया है। बाकी ऑप्शन बी में जो दिया है यह जो है अल्प विराम है, ऑप्शन सी में जो दिया है यह अर्ध विराम है, और डी यह जो है कोष्टक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे लोकोक्ति पूछा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर है ये है शर्म के मारे क्रोध करने लगना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्न में सार्वनामिक विशेषण है। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं हम लोग? तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर जो है विशेषण का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए यह विद्यालय, तो विद्यालय जो है एक संज्ञा है, और यहाँ पे जो है यह लग गया है, तो इसलिए यह जो है एक सार्वनामिक विशेषण है। जैसे वह खिलाड़ी, वह खिलाड़ी, खिलाड़ी शब्द एक जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। वह खिलाड़ी या यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, एक खिलाड़ी की अगर बात की जाए, और पूरे अगर टीम की बात किया जाए वहां पे जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन हम लोग को सार्वनामिक विशेषण समझना है, तो जैसे कि वह खिलाड़ी, तो यहाँ वह लग गया, तो इसका राइट आंसर हो गया जो सार्वनामिक विशेषण कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन डी जो दिया है तुम्हारा। जैसे तुम्हारा घर, तो ऐसे हम लोग पहचान जाएंगे कौन सा सार्वनामिक विशेषण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उल्लंघन का संधि विच्छेद होगा। तो उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत प्लस लंघन, और इसमें जो है व्यंजन संधि होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है, जो अशुद्ध है वो है ऐतिहासिक। ये गलत है क्योंकि ये होता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक नहीं होता, ये होता है ऐतिहासिक। बाकी ए, सी और डी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज शब्द तो आप लोग आसानी से पहचान जाएंगे। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का खटपट। जैसे खटपट हो गया, लोटा हो गया, देसी भाषा में जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम लोग देशज शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी में जो लीची दिया है ये जो है चीनी शब्द है, ये चीनी शब्द है। पेंसिल दिया है तो ये जो है ये अंग्रेजी का शब्द है। पुलिस दिया है तो ये पुलिस जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया है और ये जो है विदेशी शब्द है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर का प्रश्न है, वह खाता है, वाक्य का काल है। तो आपको काल से क्वेश्चन पूछा गया है, वह खाता है, इसमें कौन सा काल है? तो इसका राइट आंसर है, इसमें जो है सामान्य वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि वह खाना बना रही होगी, तो इसमें संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। तत्कालिक वर्तमान में क्या क्या आएगा? जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, जो क्रिया भी तुरंत हो रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। ऐसे जब हम लोगों को वाक्य दिखे वहां पे जो है तत्कालिक वर्तमान काल होता है। और पूर्ण वर्तमान काल यानी जब कोई काम समाप्त कर लिया जाए, जैसे कि मैंने पढ़ लिया है, या मैंने खा लिया है, या मैंने खेल लिया है, ऐसे जब वाक्य दिखे तो वहां पूर्ण वर्तमान काल होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर का प्रश्न, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत में से हिंदी में आ गए हैं और जिसका हम लोग हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं, तो उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है पत्रिका। ऑप्शन सी में जो पत्रिका दिया है इसका राइट आंसर है। और इसका तद्भव होता है वो होता है पत्ती। बाकी ऑप्शन ए में जो पान दिया है तो इसका जो तत्सम होता है वो होता है पढ़। पान एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी में जो पाहन दिया है यह तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो होता है पाषाण। ऑप्शन डी में जो पलंग दिया है यह तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो होता है पर्यंक। देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर का प्रश्न है, साहित्य से संबंधित के लिए एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा साहित्यिक। देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न। 28 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कौन सा वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है। तो इसमें जो वाक्य दिया गया है ऑप्शन डी, जहां पे और लगा होता है वो जो है संयुक्त वाक्य है। जैसे गर्मी से पदार्थ फैलते हैं और ठंड से सिकुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पशु चर रहे हैं, वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो पशु जो है पूरे पशु जाति का बोध करा रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 30 है, गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ये है द्वंद्व समास का उदाहरण। जब इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो वो होगा गौरी और शंकर, गौरी और शंकर। और जब विग्रह करने पे जहां पे आपको और मिल जाए, जैसे कि दिन रात हो गया, तो इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो वो होगा दिन और रात। तो ऐसे हम लोग द्वंद्व समास की पहचान कर लेंगे। और इसकी एक खास बात होती है कि मैक्सिमम में आपको ऐसे योजक चिन्ह मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो सर्वनाम जो है टोटल 6 प्रकार के होते हैं। अनिश्चयवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, संबंधवाचक होता है। संबंधवाचक एक पुरुषवाचक होता है और एक होता है
और एक होता है आपका लास्ट, वो होता है आपका निजवाचक। तो टोटल जो है 6 सर्वनाम होते हैं। और इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है जो कौन दिया है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर का। 32 नंबर का प्रश्न पूछा है, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वाक्य अशुद्धि से प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो इसमें दिया है, मेरे को आपका काम नहीं, इसमें वाक्य शुद्ध पूछा है ना कि अशुद्ध पूछा है। तो इसमें जो वह आदमी अच्छा नहीं है, ये जो दिया है ये शुद्ध है। बाकी जो ऑप्शन ए में दिया है, मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे होगा मुझे आपका काम बहुत पसंद है, ना कि मेरे को होगा। ऑप्शन सी में दिया है एक दूध का ग्लास दो, तो ये गलत दिया है। यहाँ पे एक दूध का ग्लास दो नहीं होगा, एक ग्लास दूध दो, यहाँ होगा एक ग्लास दूध दो। ऑप्शन सी में जो डी में दिया है, प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, तो इसमें जो गलती है, ये गलती है आपका बुरे नहीं होते। जहां पे प्रत्येक लग गया तो यहाँ पे जो है ये बहुवचन नहीं लगेगा, बुरे नहीं होते, जबकि यहाँ होगा प्रत्येक चित्र बुरा नहीं होता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, गहने अलमारी में है, अलमारी में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे देखिए में लग गया, तो में किस कारक का चिन्ह होता है? ये होता है अधिकरण कारक का। अधिकरण का होता है में, पे, पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है सोच विचार कर काम करना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है, अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन सी में जो दिया है, किसी भी वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं। इसका राइट आंसर है। देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न। 36 नंबर का प्रश्न है, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है, ये होता है सदैव एक वचन में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप है। तो हरिद्रा का तद्भव रूप क्या है? तो हरिद्रा तत्सम है और इसका तद्भव रूप होता है हल्दी। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 38 में अनुच्छेद दिया गया है और अनुच्छेद के आधार पे आपको प्रश्नों के उत्तर बताना है। तो अनुच्छेद में दिया है, अनुच्छेद से प्रश्न पूछा गया है, मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? तो हम लोग देखिए, सबसे पहले आप लोग अगर कोई पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन ध्यान में रखें कि मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग माइंड में रखें और देखें यहाँ पे क्वेश्चन से मिलता जुलता वाक्य कहाँ दिया है। मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है, तो यहाँ पे ढूंढे आप लोग। ऊपर होगा, पहला क्वेश्चन है तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि ऊपर हो। देखिए यहाँ पे दिया है, यदि जीवन एक लंबी मृत्यु है तो केवल इच्छा के कारण से ही है। तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी में जो दिया है, इच्छाओं के बढ़ने से। देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी गद्दान से पूछा गया है, इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो गद्दांश आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें दिया गया है कि इससे जो है लालसा बढ़ती है, बढ़ाती है। इच्छा जो है लालसा बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है, ये है इच्छा और अनिच्छा का चिंतन।
लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है? तो देखिए इसे हम लोग ढूंढते हैं। लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है? तो देखिए यहाँ पे यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो कोई इच्छा ना करें, यानी कि इच्छा ना करने को। देखिए ऑप्शन बी में दिया है इच्छा ना करने को। ये जो है लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित कहा है। तो ऐसे जब आप लोग क्वेश्चन को दिमाग में रख के ढूंढेंगे तो आसानी से कर लेंगे गद्यांश को। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि जो दिखाई न दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अदृश्य। कि अमर दिया है ऑप्शन बी में, तो ये होता है जो कभी न मरे, वो होता है अमर। निष्प्राण, इसका क्या अर्थ हो? तो इसका अर्थ होगा जिसमें प्राण न हो, वो होता है निष्प्राण। नेत्रहीन, यानी जिसके नेत्र न हो। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? तो किस वाक्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रीना पढ़ती होगी। क्वेश्चन नंबर 44 है, सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युग्म का चयन करें। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी में जो दिया है शीत। इस शीत का अर्थ होता है ठंडा और शीत का अर्थ होता है तेज किया गया। देखते हैं 45 नंबर का प्रश्न। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो किसमें सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुम समझते हो कि वह ये निराला है, वह निराला बालक है, परंतु वह अच्छों के कान काटता है। तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे ये चिन्ह नहीं आएगा, ये पूरा सेंटेंस एक ही में रहेगा। जैसे कि तुम समझते हो कि वह निराला बालक है परंतु वह अच्छों को कान काटता है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है, निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प आएगा उसमें। तो मनुष्य के खाली स्थान दिया है में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। तो किस में होती हैं? तो ऑप्शन में दिया है कष्ट, सुख, एकांत और तनाव। तो इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन सी में एकांत दिया है, यानी कि मनुष्य के एकांत में पुस्तकें जो हैं उसके मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है, गुरुजी मेरा स्वीकार करें। यहाँ पे खाली स्थान है, मेरा के बाद गुरुजी मेरा, क्या स्वीकार करें? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अभिवादन स्वीकार करें। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया, मैंने खाली स्थान में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। तो आपको खाली स्थान में बताना है मैंने किस में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मन। मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे आएगा मन। क्वेश्चन नंबर 49, इस वर्ष हिंदी साहित्य की खाली स्थान कुछ अवरुद्ध रही। तो क्या अवरुद्ध रही? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रगति। इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही। देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। तो 50 नंबर का प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, नहीं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है मेज का गोल, खाली स्थान यहाँ पे है, यहाँ पे खाली नहीं है स्थान। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, मेज का, और यहाँ पे खाली स्थान है, बाकी उसके बाद है गोल है। तो मेज का क्या गोल है? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है आकार गोल है। कामायनी के रचनाकार हैं, तो कामायनी के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित वर्डों में कौन सा वर्ड जो है मूर्धन्य नहीं है। तो कौन सा वर्ड जो है मूर्धन्य नहीं है? ऑप्शन में दिया है ज, ट,
ड या फिर ठ। तो देखिए ये तीनों जो वर्ड हैं ये मूर्धन्य है, ट, ड और ठ। जो मूर्धन्य नहीं है वो है आपका ऑप्शन ए ज। तो इसका राइट आंसर हो गया ज। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व या अनुनासिक। तो इसका जो राइट आंसर है ये कहलाते हैं प्लुत। और जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व कहलाते हैं, ऑप्शन सी में जो ह्रस्व दिया है। और जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है उच्चारण में उन्हें हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। ऑप्शन में दिया है नर्क, स्वर्ग, खग या पुहमी। तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो पुहमी दिया है यह जो है तत्सम नहीं है, ये जो है एक तद्भव शब्द है। बाकी ऑप्शन ए में नर्क दिया है, स्वर्ग दिया है ऑप्शन बी में, और ऑप्शन सी में खग दिया है, ये तीनों जो है ये तत्सम शब्द हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न। तो 5 नंबर का प्रश्न पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तत्सम रूप होगा। तो कौन सा दिया है इसमें? पूछा है हीरा का। हीरा का जो है तत्सम रूप क्या होगा? तो चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से देखिए। तो इसका जो राइट आंसर है हीरा का जो तत्सम होगा वो होगा ऑप्शन सी में जो दिया है हीरक, इसका राइट आंसर है। 6 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है तत्सम नहीं है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन में दिया है गायक, नायक, शावक या उपखान। तत्सम नहीं है यानी तद्भव है। तो कौन सा है? तो जो ऑप्शन डी में उपखान दिया है यह जो है तत्सम नहीं है, ये एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है देशज शब्द है। तो कौन सा शब्द देशज शब्द है? भौंकना, अमीर, असर या टिकट घर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए में जो भौंकना दिया है यह जो है ये देशज शब्द है। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन में दिया है तम, अंधेरा, अमावस्या या तिमिर। तो कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, यह जो अमावस्या दिया है यह अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अंधकार के पर्यायवाची में तम, अंधेरा, तिमिर ये तीनों जो है अंधकार के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है नीचे लिखे शब्दों के उपर्युक्त पर्यायवाची बताइए। यानी नीचे कौन सा शब्द लिखा है जलनिधि, इसका आपको पर्यायवाची बताना है। जलनिधि का पर्यायवाची शब्द क्या है? सागर, बादल या बारिश या फिर तालाब। तो इसका जो पर्यायवाची है वो है ऑप्शन ए में जो सागर दिया है इसका पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन दिया है कलत्र, दारा, नंदिनी या प्राणप्रिया। तो कौन सा जो है पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, नंदिनी। यह जो है पत्नी का पर्यायवाची नहीं, यह जो है पुत्री का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है ठोस का विलोम है। ऑप्शन में दिया है सघन, तरल, घन या निर्धन। तो ठोस का विलोम है ऑप्शन बी में जो दिया है तरल, इसका राइट आंसर है। 12 नंबर का प्रश्न है मसृण शब्द का विलोम है। तो कौन सा मसृण शब्द का विलोम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी में जो रुच दिया है ये मसृण का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 13 गम्य का विलोम शब्द है। तो गम्य का विलोम शब्द क्या होता है? ये होता है अगम्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आरती, आरती शब्द युग्म का सही अर्थ भेद होगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। जो यहाँ पे आरती लिखा है इसका अर्थ होता है धूप, दीप आदि द्वारा पूजन, और इस आरती का अर्थ होता है दुख। देखते हैं अगला प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न है शुल्क और शुक्ल का अर्थ लिखें। तो कौन सा अर्थ होगा शुल्क का और शुक्ल का? तो इसमें जो राइट आंसर है ये है जो शुल्क का अर्थ होता है वो होता है कर, और शुक्ल का अर्थ क्या होता है वो होता है सफेद। तो कहाँ पे है ऑप्शन में? तो जो ऑप्शन डी में दिया है कर और सफेद,
इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 16 पूछा है, 3 वेदों का ज्ञाता, इस वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द क्या होगा? तो 3 वेदों के ज्ञाता को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं त्रिवेदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 में पूछा है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी बतानी है। हंसी, ऊंट, आंधी या ऊंचाई, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो गया? तो इसमें जो राइट आंसर है ये है, जो ये आंधी लिखा है ये जो है शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन 18 में पूछा है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देखें अच्छे से। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है ऑप्शन बी समर्पित। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, इनमें से कौन सा समूह व्यक्तिवाचक संज्ञा का सही उदाहरण है? तो चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से देखें, कौन सा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो है सही उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में जो दिया है बुढ़ापा, अहिंसा, क्रूरता और प्रेम, ये तो भाववाचक संज्ञा है, तो ये तो कट गया। ऑप्शन बी में जो दिया है बच्चे, अध्यापक, मनुष्य और पक्षी, तो ये तो पूरा जातिवाचक संज्ञा हो गया, तो ये भी कट गया। हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। तो इसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा वो होगा जो ऑप्शन सी में दिया है। देखिए, शीतल, गीता, मुंबई, रौनक, ये सभी के सभी जो है व्यक्तिवाचक हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया व्यक्तिवाचक का ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा सर्वनाम इसमें राइट होगा? वह बहुत अच्छा लड़का है। तो इसमें जो राइट आंसर हो गया ये है ऑप्शन डी में जो दिया है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन 21, वह पढ़ता है लेकिन शैतानी भी बहुत करता है, वाक्य में रेखांकित शब्द पहचानिए। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है ये है लेकिन। लेकिन ये रेखांकित शब्द है, इसको आपको बताना है। तो लेकिन क्या है? ये जो है अव्यय शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में जो है पूर्वकालिक क्रिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वह खाना खाकर खेलने लगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, घर के भीतर से जो है सांप निकला, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो इसमें जो प्रयुक्त विशेषण है वो है संबंधवाचक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 24 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है, यानी स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी नदी। नदी जो है ये पुल्लिंग नहीं है, यह जो है स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन 25 है, राजा ने दान दिया, वाक्य का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा का स्त्रीलिंग हो जाएगा रानी, तो रानी ने दान दिया। क्वेश्चन 26 में पूछा है, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन ज्ञात करें। तो वर्षा का उचित बहुवचन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, वर्षा का जो बहुवचन होता है वो वर्षा ही होता है। क्वेश्चन 27, प्र उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रगति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, प्र प्लस गति। क्वेश्चन 28 में पूछा है, परा उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पराजय, परा प्लस जय। क्वेश्चन 29 में पूछा है कि अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, अभ्यर्थी, अभी प्लस अर्थी। क्वेश्चन 30 में पूछा है, या प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, जयपुरिया। क्वेश्चन 31 में पूछा है, इक प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इक प्रत्यय से बना शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, तैराक, इसमें जो है इक प्रत्यय नहीं लगा है। क्वेश्चन 32 पूछा है, तब प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो तब प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? तो इसमें राइट आंसर हो गया ऑप्शन जो बी में दिया है रंगत, इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन 33 में पूछा है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। यानी छाती पर सांप लेटना, इसका इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है ईर्ष्या करना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन 34, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन बी में जो दिया है लापता होना, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद है जिसमें। तो स्वच्छंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है जो आपका ऑप्शन सी में दिया है स्व प्लस छंद, इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन 36 में पूछा है, भवन शब्द में कौन सी संधि होगी? तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें आदि संधि है, भो प्लस अन, जिसमें अय आए औ आओ आए, जिस भी शब्द में उसमें जो है आपकी अयादि संधि रहती है। भो प्लस अन से मिलकर ये भवन हो जाएगा। क्वेश्चन 37 पूछा है, न्यायालय में कौन सा समास है? तो न्याय के लिए आलय, यानी कि इसमें तत्पुरुष समास है, जिसमें कारक चिन्ह मिलते हैं उसमें जो है तत्पुरुष समास होते हैं। क्वेश्चन 38, अनजाने में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन 39, प्रयागराज में जो है गंगा नदी बहती है, यह जो है किसका उचित उदाहरण है? यानी यह जो वाक्य है वो कौन सा वाक्य है, सरल, संयुक्त या मिश्र? तो ये जो है सरल वाक्य है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 40, पुत्री के द्वारा माता को पत्र में संबोधन क्या होगा? तो ये होगा पूजनीय माता जी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 41, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो ये आएगा नीचे दाहिनी तरफ, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से देख लें, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें जो शुद्ध है वो है अपने हाथों से काम करना जो है अच्छा होता है, यह जो है शुद्ध है। बाकी तीनों ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें दिया है तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए, तो यहाँ बात नहीं होगा, यहाँ होगा बातें सुनते सुनते कान पक गए, तो इसलिए ये गलत हो गया है। फिर दिया है आपका मैं यह काम नहीं किया हूं, तो यहाँ मैं नहीं होगा, मैंने होगा, तो इसलिए ये भी गलत है। फिर दिया है आपका उसने संतोष का सांस ली, तो यहाँ का नहीं होगा, यहाँ की होगा, तो इसलिए ये भी गलत है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन 43 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये भी वाक्य शुद्धि से प्रश्न है, तो चारों ऑप्शन आप लोग देखें। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है ये है जो ऑप्शन डी में दिया है, युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है, इसका राइट आंसर है। तो बाकी तीनों ऑप्शन देखें हम लोग। तो इसमें दिया है इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति होती है, तो सर्वस्व यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा सर्वत्र, यहाँ सर्वत्र होगा, तो ये गलत हो गया है। यहाँ दिया है बच्चे को छीलकर केला खिलाओ, तो बच्चे को छीलकर केला नहीं, यहाँ पे होगा केला छीलकर जो है बच्चे को खिलाओ, तो ये भी गलत हो गया। फिर ऑप्शन सी में दिया है राम ने बड़ी मेहनत की और वह सफल हुआ, तो यहाँ पे जो दिया है बड़ी, तो बड़ी नहीं होगा, यहाँ पे होगा बहुत, राम ने बहुत मेहनत की वह सफल हुआ, तो ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये भी वाक्य शुद्धि से प्रश्न है, तो कौन सा शुद्ध है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन आप लोग देख के बताएं कौन सा राइट आंसर है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए, डाकुओं के आतंक से जो है सारा गांव थर्राता था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। बाकी ऑप्शन बी में जो दिया है मैं सोमवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, तो यहाँ पे सोमवार के साथ दिन का प्रयोग नहीं होगा, या तो सोमवार होगा या तो दिन होगा, तो
तो इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन सी में दिया है वह क्या जाने कि मैं कितना जीवित हूं, तो इसमें जो है कितना नहीं होगा, कैसे होगा, यहां होगा कैसे जीवित हूं, तो ये भी गलत हो गया। फिर दिया है किसी और लड़के को बुलाओ, तो इसमें क्या गलती है, तो इसमें जो गलती है किसी और लड़के नहीं होगा, किसी दूसरे लड़के को बुलाओ, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 45 नंबर का प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, तो निर्देशक चिन्ह कौन सा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये जो लिखा है ये जो है निर्देशक चिन्ह है। अब क्वेश्चन 46 आपको गद्यांश दिए गए हैं, तो गद्यांश आप लोग अच्छे से वॉच करिए, मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको। गद्यांश इजी आता है, कोई बहुत टफ नहीं आता है, तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। बस क्वेश्चन वॉच करें और गद्यांश में ढूंढें कहाँ दिया है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा है पुस्तकालयों के द्वारा किसके जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है, तो जब आप लोग गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है साहित्य, साहित्य की, सॉरी साहित्य कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन 47 साहित्य की उन्नति के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान किसका है, तो किसका है, तो यह है पुस्तकालय का। सारी बात ये गद्यांश में लिखी गई है, जब आप लोग गद्यांश देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 48 सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है, तो क्या है, यह है पुस्तकालय, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 49 पूछा है मुद्रण कला के आविष्कार के पहले कौन सा कार्य कठिन था, तो कठिन था जो कार्य वो था पुस्तकों का संग्रह। क्वेश्चन 50 उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो जब आप लोग गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें जो आपको शीर्षक मिलेगा वो मिलेगा पुस्तकालय और भारत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। कुमारी का विलोम क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी वैकल्पिक। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है मैंने एक कृषकाय व्यक्ति को देखा, कृष शब्द का जो है उचित विलोम चुने, यानी जो कृष दिया है इसका जो है आपको विलोम बताना है। तो कृष मतलब क्या होता है, तो कृष मतलब होता है दुबला पतला कमजोर, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम हो जाएगा हष्ट पुष्ट यानी तंदुरुस्त स्वस्थ, यह है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सुमेलित करने को दिया है, क में दिया है तुम, तो तुम क्या है, तो तुम जो है एक सर्वनाम है, तो ए का हो गया 2। चांदी, चांदी क्या है, तो चांदी एक जो है संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र क्या है, तो ये समास है, बहुब्रीहि समास है। और निर क्या है, तो निर जो है उपसर्ग है, तो ये हो गया ए का 2 यानी क का 2, और ख का क्या हो गया, ख का 4, और ग का क्या हो गया, ग का हो गया 3, और घ का हो गया 1, तो यानी 2 4 3 1 किस में है, ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन बी में जो दिया है 2 4 3 1, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखते हैं 4 नंबर का प्रश्न, तो 4 नंबर का प्रश्न पूछा है वैधानिक विशेषण किस मूल शब्द से निर्मित है, यानी जो वैधानिक है ये एक विशेषण है और यह जो है इसका मूल शब्द क्या है, तो इसमें जो मूल शब्द है वो है ऑप्शन ए विधान, विधान से ये वैधानिक विशेषण बना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये यूपी बीएड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी अकिंचन का इनमें से कौन पर्यायवाची नहीं है, 3 जो है वो पर्यायवाची हैं, 1 नहीं है, तो उसे ही आप लोगों को बताना है। तो देखिए गरीब, गरीब है, दिनहीन है, दरिद्र, ये तीनों जो है अकिंचन के पर्यायवाची हैं, जबकि भिन्न जो है यह अकिंचन का पर्यायवाची नहीं है, तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7
दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। यानी आपको बिजली का पर्यायवाची क्या होता है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर होगा। आप लोग चारों ऑप्शन अच्छे से देखें। आप लोग 5-6 सेकंड आपको टाइम दिया जा रहा है, आप लोग देखें राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसमें राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। बिजली का पर्यायवाची होता है दामिनी, चंचला, तड़ित, बिजुरी। ये चारों जो दिए हैं, ये चारों जो हैं वो बिजली के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है तो उसे क्या कहते हैं। तो ये यूपी बीएड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसे कहते हैं आंसू कवि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, विग्रह का समास के साथ मिलान कीजिए। यानी आपको सूची 1 में दिया है, विग्रह क्या हुआ दिया है और आपको मिलाना है कि कौन सा समास है इसमें। तो देखिए ऑप्शन ए रीढ़ से युक्त, रीढ़ युक्त यानी कि इसमें जो है तत्पुरुष समास है। ये हो गया ए का हो गया 4। मुख्य है जो मंत्री यानी मुख्यमंत्री, तो इसमें जो है कर्मधारय समास है। तो इसमें हो गया बी का 3, ए का 4 बी का 3। और समय के अनुसार यानी यथा समय, तो इसमें है अव्ययीभाव समास। तो सी का हो गया 2 और बचा 1 सीता और राम, तो इसमें है द्वंद्व समास। तो डी का हो गया 1 यानी 4 3 2 1 किसमें है। तो ए और बी में तो नहीं है, सी और डी में देखिए, सी में दिया है 4 3 2 1, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, निर्देश दिया गया है और उपयुक्त समास को आपको चिन्हित करना है। यानी पथभ्रष्ट, इसमें कौन सा समास है। तो पथभ्रष्ट में जो है आपका तत्पुरुष समास है। पथ से भ्रष्ट, इसका जब विग्रह होगा तो कारक चिन्ह आएगा और कारक चिन्ह में जो है तत्पुरुष समास होता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा समास द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो कौन सा समास द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी हार जीत। आमरण में जो है आपका अव्ययीभाव समास है, त्रिभुवन में द्विगु समास है और कमल नयन में जो है आपका इसमें कमल नयन, इसमें जो है आपका कर्मधारय समास है। क्वेश्चन 12, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। यानी अनुस्मारक, इसमें कौन सा समास है। तो इसमें जो है अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है, तो इसमें जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है प्रयोग हुआ है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पर्याप्त आ गया, तो पर्याप्त जो है आपका एक परिमाणवाचक जो है यह विशेषण है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अब यहाँ पे जो है आपको एक गद्यांश दिया गया है, आप लोग अच्छे से गद्यांश पढ़ेंगे। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, बाकी आप लोग गद्यांश देख लेंगे एक बार। तो गद्यांश के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है, हारमोनियम किससे संबंधित है। तो जब आप लोग गद्यांश अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया होगा कि यह जो है एक वाद्य संगीत है। और कई बार जो है ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि आपको जो है गद्यांश पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आप आसानी से अगर क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और चारों ऑप्शन अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आप आसानी से बिना गद्यांश को पढ़े भी उसको कर सकते हैं। तो यह जो है सबको पता है एक वाद्य संगीत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन 15, प्रिय शब्द है। तो देखिए इसको भी करने के लिए आपको गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो प्रिय शब्द क्या है। तो प्रिय शब्द है तत्सम शब्द। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 16, हॉलीवुड फिल्में होती हैं। तो देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। अब इसके लिए भी आपको गद्यांश पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है हॉलीवुड में बनी फिल्में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
तबला किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है आप लोग गद्यांश पढ़ेंगे तो आसानी से कर लेंगे। ये जो है अरबी फारसी का है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 18, पार्श्व गायक किसे कहते हैं? तो पार्श्व गायक यानी जो पर्दे के पीछे से गाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 19, दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। यानी निराहार दिया है, इसका जो है आपको संधि विच्छेद बताना है। तो इसका संधि विच्छेद होगा जो ऑप्शन सी में दिया है, निह प्लस आहार। ये जो है निराहार, और इसमें जो है विसर्ग संधि लगा हुआ है। क्वेश्चन 20, शशांक का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही संधि विच्छेद जो है वो है ऑप्शन सी, सस प्लस अंक, और इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि है। किस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 7 भगड़ और अंत में जो है 2 गुरु होते हैं तथा प्रत्येक चरण के वर्णों की संख्या 23 होती है? तो 7 भगड़ यानी कि देखिए जो भी आपका चरण होगा उसमें जो है स्टार्टिंग में जो है प्रत्येक चरण में जो है 7 भगड़, ऐसे जब आप लोग मात्रा काउंट करेंगे तो ऐसे होगा, और अंत में 2 गुरु होंगे हर चरण में। तो ये कौन से जो है आपके छंद में होता है? तो ये होता है मत गयन सवैया छंद। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, अंत में लघु नहीं होता है, यह विशेषण किस छंद की है? तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं ये किस में होती हैं? तो ये होती है चौपाई छंद में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो पंक्ति दिया है, जो सुमिरत सीधी होई गणनायक करिवर बदन, करु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ मुन सदन। तो इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें राइट आंसर क्या है? तो इसमें राइट आंसर है सोठा। सोठा में जो है पहले और तीसरे में जो है, यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं पहले और तीसरे में, और दूसरे और चौथे चरण में जो है वो 13-13 मात्राएं होती हैं। आप लोग काउंट करके भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 मात्रा है, फिर यहाँ पे 1 मात्रा है, फिर 2 है, नहीं फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, और फिर यहाँ पे 1, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसे आप लोग काउंट करके देख लेंगे। तो इसमें सोठा छंद है। देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न। तो 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो आप लोग पंक्ति पढ़ें। तो सबसे पहले देखिए पंक्तियां कितनी दी गई हैं। तो इसमें जो है टोटल 6 पंक्तियां हैं। तो ऐसे ही आप लोग कर लेंगे। 6 पंक्तियां जो है कौन से छंद में होती हैं, आपको पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें जो है राइट आंसर है ऑप्शन बी, छप्पय में जो है वो जो है यह 6 पंक्तियों का छंद होता है। और इसमें जो है 4 चरण जो है वो रोला के और 2 चरण जो है उल्लाला के होते हैं। तो ऐसे आप लोग आसानी से कर लेंगे। देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न। तो 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार का भेद है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष। तो इसमें कौन सा जो है वो अर्थालंकार है? तो जो ऑप्शन बी में दिया है उत्प्रेक्षा, यह जो है अर्थालंकार है। बाकी अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तीनों जो है आपके शब्दालंकार हैं। क्वेश्चन 26, कार्य करने की इच्छा वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा? तो कार्य करने की इच्छा क्या होगा? चिकीर्षा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बाकी जो ऑप्शन ए में जिघ्रिसा दिया है यह जो है पकड़ने की इच्छा है। पकड़ने की इच्छा जो है जिघिर्सा है। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। और जिगीसा क्या है? तो जिगीसा मतलब दमन करने की इच्छा जो है वो जिगीसा है। क्वेश्चन 27, वृंदावन विहरत फिरै राधानंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उपमा, संदेह, उदाहरण, भ्रांतिमान। तो इसमें राइट आंसर है भ्रांतिमान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन 28, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इन पंक्तियों में स्नेह सुरा में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है, इसमें जो है रूपक अलंकार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 29, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो ये होता है विस्मय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और अति श्रृंगार रस का होता है, और निर्वेद जो है वो शांत रस का है, और भय जो है वो भयानक रस का होता है अस्थाई भाव। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है, अभी बताया रति। क्वेश्चन 31, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परिछाही, याते सवे सुधी भूली गई, कर टेक रही पल हारत ना। पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें जो है श्रृंगार रस है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 32, तू दयाल दीन हो तू दानी, हो भिखारी हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजिहारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें जो है भक्ति रस है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 33, जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये होता है अजय। क्वेश्चन 34, आपको जो है मिलान करना है। तो ए में दिया है जिज्ञासु, यानी कि जिसमें जानने की इच्छा हो, तो ये हो गया 3 में। परोक्ष यानी कि जो आंखों के सामने ना हो, तो ये हो गया 4 में। अशक्त यानी जिसमें शक्ति ना हो, तो ये 2 में। निशाचर यानी कि रात में घूमने वाला, तो ए का 3, बी का 4, और सी का 2 और डी का 1। तो ऑप्शन ए हमको राइट आंसर मिल गया, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन 35, छाता का तत्सम क्या होगा? तो छाता का तत्सम क्या होता है? तो ये होता है छत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी क्या है? देखिए यूपीबीए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन 37, अध्यापन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो है अधि उपसर्ग है। क्वेश्चन 38, अवगणना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अ उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है वो उसमें जो है सभी में जो है उपसर्ग और प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें जो है ऑप्शन डी में जो दिया है अत्याचारी, निर्बलता, अनैतिक, इसका राइट आंसर है। देखिए अत्याचारी यानी अति प्लस आचार प्लस ई से हो गया अत्याचारी। निर्बलता यानी नि प्लस बल और प्लस ता, और फिर एक दिया है अनैतिक यानी अ प्लस नीति और प्लस इक। इन तीनों में जो है उपसर्ग भी लगे हुए हैं और प्रत्यय भी। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से दिए गए किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं है? तो किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं है? तो आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें जो है ऐला प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग पढ़िए, अपना टाइम लेके अच्छे से देखें चारों ऑप्शन। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है जो ऑप्शन ए में दिया है, चलाना, चिकनाना, रंगना आदि मूल धातु कहलाते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि ये जो चलाना, चिकनाना और रंगना है ये मूल धातु नहीं है, ये यौगिक धातु हैं। जबकि मूल धातु क्या होंगे? तो मूल धातु में होगा चलना होगा और चिकना होगा और रंग, ये मूल धातु होंगे। तो इसलिए ये गलत है। तो यही हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी में व्युत्पत्ति के अनुसार धातु के 2 रूप होते हैं, ये सही है। और सी है मूल धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हो, तो ये भी सही है। और यौगिक धातु जो है वो 3 प्रकार से बनते हैं, तो ये भी सही है। क्वेश्चन 42, पद किसे कहते हैं? तो इजी क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को।
देखिए ये जो है पद है, ये पद है, ये पद है, ये सभी पद हैं। क्वेश्चन 43, दिए गए रेखांकित पद के पद परिचय का सही विकल्प चुनिए। यानी दिया है अरे देखो वह गिर गया, तो ये क्या है? तो चिन्ह से ही आप लोग पहचान जाएंगे, यह जो है एक विस्मयादि बोधक जो है अव्यय है, यानी आश्चर्य सूचक भी इसको कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 44, तारों के समान खाली स्थान और पूछा है आदर्श विशेषण द्वारा वाक्य पूर्ण करें। तो इसमें जो है कौन सा आदर्श विशेषण आएगा? तो तारों के समान यानी असंख्य, इसमें जो है विशेषण प्रयोग होगा असंख्य। देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन। तो 45 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। राम ने एक सुंदर घर बनवाया, यानी जो बनवाया है ये क्या है? नाम धातु क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, तत्कालिक क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है? तो ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि देखिए जब कर्ता जो है स्वयं कार्य नहीं करता है, वह जो है किसी और दूसरे से कार्य करवाता है, वहां पे जो है प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन 46, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया पदबंध का विकल्प हो। यानी आपको क्रिया पदबंध बताना है। पिताजी गीता पढ़ रहे हैं, इसमें से जो है कौन सा जो है क्रिया पदबंध है? तो इसमें जो पढ़ रहे हैं दिया है, ये जो है क्रिया पदबंध। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 47, बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। यहाँ रेखांकित शब्द है बुराइयों, तो इसमें जो है जातिवाचक संज्ञा है। बहुत लोग सोचेंगे कि ये तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन नहीं। देखिए बुराई जो है आपका भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जहां बुराइयों दिया गया हो वहां पे जो है आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। क्वेश्चन 48, निम्न में से कौन सी गणनीय संज्ञा का उदाहरण है? तो जिसका गणना हम लोग कर सकते हैं, तो ये जो है केला। बाकी दूध, पानी और तेल, ये तीनों जो है वो अगणनीय संज्ञा है। आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें जो है ऑप्शन डी में जो दिया है, लोहा एक कठोर पदार्थ है, यह जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? खाली स्थान दिया है, कोई नहीं पूछता। यानी आज धन, और उसके बाद है खाली स्थान, उसके बाद है कोई नहीं पूछता, यानी ये वाक्य है, थोड़ा टाइपिंग एरर है। आज धन, फिर यहाँ खाली स्थान है, फिर कोई नहीं पूछता। तो क्या होगा? तो इजी क्वेश्चन है, ये होगा ऑप्शन ए, के बिना, यानी आज धन के बिना जो है कोई नहीं पूछता।